2024 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले 2023 में भी एक पड़ाव है। 5 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव प्रचार स्पीड पकड़ रहा है। इसे 24 का प्रचार ही समझे, क्योंकि नेताओं की जुबान पर 24 ही चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के तीसरे चुनावी दौरे पर है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर पहुंचे, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके बाद रैली करके गहलोत सरकार की खबर ली। सरकारी उद्घाटन से गायब रहने पर भी गहलोत की प्रधानमंत्री ने खबर ली। लाल डायरी की याद दिलाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। सचिन पायलट को भरोसा दिया कि पेपर लीक की जांच बीजेपी ही कराएगी। पब्लिक को रिमाइंड कराया कि गहलोत और राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस की हार कबूल चुके हैं। क्लोजिंग कमेंट ये दिया कि गहलोत साहब आराम करें, मोदी सब संभाल लेगा। प्रधानमंत्री इसके बाद एमपी के जबलपुर पहुंचे, वहां भी रैली से पहले एक रोड शो किया। इसके बाद एमपी में भी हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। हम नींव रखते हैं तो फिर उसका उद्घाटन भी करते हैं, इस ब्रांडिंग को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री और बीजेपी पर काउंटर अटैक के लिए प्रियंका वाड्रा मध्य प्रदेश के धार में थी। उन्होंने 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिराने का दर्द उड़ेला। प्रधानमंत्री से पूछा कि आजकल मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लेते। ये भी पूछा कि ईडी की टीम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आती। बीजेपी को अहंकारी, भ्रष्टाचारी वगैरह वगैरह सब कह डाला। लौटकर उसी लाइन पर आते हैं कि मोदी सब संभाल लेगा। बीजेपी ने किसी भी राज्य में सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है। पार्टी कहती है मोदी ही चेहरा है, मोदी कहते हैं कि कमल ही चेहरा है। मोदी हर दौरे में करोड़ों की योजनाएं दे रहे हैं, 23 की गिफ्ट के साथ 24 की गारंटी भी दे रहे हैं। तो क्या इन 5 राज्यों के चुनाव में मोदी का नाम ही काफी है? मोदी के नाम और काम से ही कांग्रेस का मुकाबला होगा। अगर हाँ, तो कांग्रेस के पास कमबैक का क्या प्लान है? इन्हीं सवालों से बहस करेंगे, लेकिन शुरुआत में देख लेते हैं आज का अब तक का अपडेट। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बात हो जाएगा। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है। कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। मैं भी उनको कहता हूँ, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है? कहने लगे राजा जा रहा है। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। 18 सालों में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहने याद आएंगे, क्योंकि 6, 7, 8 हफ्ते में चुनाव है। 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। शिवराज जी, ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई, ये नाटक और नौटंकी की राजनीति बहुत हो गई। बीजेपी के प्रदेश के नेता फेल हो गए, इसलिए बीजेपी को प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, इन सबको बुलाना पड़ रहा है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो क्या मोदी अकेले सब संभाल लेंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर अनुराग भदौरिया जुड़ेंगे। मेरे साथ AK वाजपेयी साहब, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और राज्यवर्धन राठौर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो भी मेरे साथ है। स्वर्णिम जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का तीखा हमला अशोक गहलोत जी को लेकर था। उन्होंने बोला गहलोत जी
आप विश्राम करो, हम सब संभाल लेंगे। और मैं सबको बता दूं, मैं 90 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, तो प्लीज अपने समय में बोले और अपने टर्न पर बोले, ताकि एक अच्छी और स्वस्थ बहस करा सके। तो मोदी जी कह रहे हैं गहलोत जी विश्राम करिए, सब संभाल लेंगे। स्वर्णिम जी अब जरूरत नहीं बची, आप भी थोड़ा आराम करिए, 5 साल सरकार चला ली आपने। है कि एक तरफ केंद्र में केंद्रीय मोदी सरकार है जो राजस्थान समेत पूरे प्रदेश पर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डालती है, और एक तरफ अशोक गहलोत की सरकार है जो महंगाई से राहत देती है और महंगाई से राहत देने के लिए मिनिमम इनकम की गारंटी देती है, और राजस्थान की जनता लाभान्वित हो रही है। आज उन्हीं की योजनाओं का अनुसरण करते हुए जब अशोक गहलोत कहते हैं कि हम राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, तो आज मोदी जी को भी कहना पड़ा कि राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। जब अशोक गहलोत 500 रुपये में सिलेंडर देते हैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज 600 रुपये पे आना पड़ा। खुद कह रहे हैं ना कि 1100 रुपये का सिलेंडर था, बोझ नहीं उठा पा रही थी हमारी बहनें, हमें 600 रुपये का किया, हमने तो 500 रुपये किया प्रधानमंत्री जी। और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान समेत पूरे देश की इकोनॉमी जो है एक पेंडेमिक से गुजर के आई है, और राहत देने का कार्य जो किया उसने दिशा दिखाई है पूरे देश को। तो अब विश्राम करने का वक्त है प्रधानमंत्री जी का, जो राहत नहीं दे सकते और जनता पर बोझ डालते हैं। बिल्कुल जनता उनको विश्राम पर भेजने वाली है। ठीक है स्वर्णिम जी, आपने तो बिल्कुल 90 सेकंड में नहीं 50 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दी। अच्छा है राज्यवर्धन राठौर जी, मेरा सीधा और अभी नहीं है तो AK वाजपेयी जी से शुरुआत करते हैं। वाजपेयी जी, क्या अशोक गहलोत जी निकाल लेंगे इस बार? टाइमर प्लीज। देखो राजस्थान की परंपरा है कि एक साल दूसरी सरकार, दूसरी साल दूसरी सरकार। ये परंपरा कैसे टूटेगी? नंबर 1। नंबर 2, देखो ये सबको जग जाहिर है कि सचिन पायलट और गहलोत साहब का 36 का आंकड़ा आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। अगर वो दबाव पड़ेगा, उनके आदमियों को टिकट नहीं मिलेगा, तो ये भी हो सकता है सचिन पायलट बस में भर के कहीं गुड़गांव पहुंच के विश्राम करने लग जाए। और उसके अलावा जो मेन बात हमने कहने की जरूरत है कि राजस्थान में क्या डेवलपमेंट हुआ, राजस्थान में क्राइम रेट कहां पे पहुंचा है। महिला के अत्याचार में, महिला क्राइम में नंबर 1 है राजस्थान। अभी मैं देख रहा था सरसरी नजर से, जुलाई और जून में जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, करौली, जोधपुर, माइनर बच्चियां, उनका बलात्कार हो रहा है। मतलब क्या, हमें तो शर्म आ रही है ये बातें करते हुए। मतलब कम से कम अपराध मुक्त के राज्य की बात करने वाले। और पेट्रोल का क्या हाल है? सबसे ज्यादा देश में अगर महंगा पेट्रोल है तो राजस्थान के गंगानगर में है, और उसका कारण है वैट बढ़ाया हुआ है, एक्सट्रीम पे वैट पहुंचा हुआ है। मतलब जनता समझ नहीं रही क्या? अभी आपके टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें महिलाओं से सवाल पूछा जा रहा है, तो महिलाएं कह रही हमको क्या दे दिया गहलोत साहब ने? मोदी जी तो फिर भी शौचालय दे रहे हैं, नली जल दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, राशन मिल रहा है, तो हम वोट उनको दे। ये साफ कह रही है जनता। हमारा मानना बड़ा साफ है, न राज्य का विकास हुआ, और जब ये 65 साल सत्ता में थे कहाँ लाए? महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आए थे क्या? या ये मंडल कमीशन लागू इन्होंने किया था क्या? मतलब मैं कितनी बातें गिनाऊं इनकी। ठीक है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी साफ बता दिया। और ये महिलाओं पर अत्याचार में आपको ये कह दूं कि शांति धारीवाल ने तो सदन में कहा था ये मर्दों का प्रदेश है तो यहाँ बलात्कार ज्यादा होते हैं। अब सोचिए ऐसा बयान कोई उस स्ट्रेचर का नेता दे सकता है? देखिए मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। बिल्कुल आपने सही बात पूछी। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न अभी मेरे से कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये तरफदारी कर रहे हैं मेरे साथी, इनको ये बताना चाहिए कि राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश है महिला अत्याचारों में नंबर 1। राजस्थान नंबर 1 है कन्विक्शन रेट में, सजा देने में, सजा पहुंचाने में, अपराधियों को जो सजा मिलती है नंबर 1 है देश में। हम सजा देते हैं और सबसे कम पेंडेंसी के साथ है। और ये तो एक जवाब और दे दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती शासन में यहाँ पे बलात्कार के मुकदमे में 274 दिन में तो जांच हो पाती थी पुलिस से। आज 54 दिन में जांच करके हम अपराधियों को जेल के सीखों के पीछे पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये NCRB का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जारी आंकड़ा कहता है। और सबसे बड़ी बात, ये महिला अत्याचारों की बात करते हैं, राजस्थान में आपको कोई चिन्मयानंद, कोई बृजभूषण शरण सिंह, कोई राजेश सेंगर जो है खुला घूमता नहीं मिलेगा। यहां पे अपराधी जेल के सीखों के पीछे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और पूछ लीजिए इनसे कि 35% महिलाओं को कोर्ट का सहारा लेकर के क्यों अपराध ये जो है मुकदमे दर्ज कराने पड़ते थे। यहाँ पे 0 टॉलरेंस है, मुकदमा दर्ज करना जो है कंपलसरी है। यहाँ पे राजस्थान है ये। ठीक है राज्यवर्धन जी, आपका जवाब। ये तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो सब बल्ले बल्ले, सब कुछ अच्छा है, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, सब कुछ गहलोत साहब ने शानदार काम कर दिया।
या दीपक जी, काश ऐसा होता तो आज राजस्थान की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर होती। एनसीआरबी का ही आंकड़ा है कि 17 बहन बेटियों के साथ हर रोज़ दुष्कर्म होता है, 7 बहन बेटियों की हत्या हर रोज होती है। और ये एनसीआरबी का डेटा स्टेट नहीं दिया है। अभी ये जो बात कर रहे थे, ये जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये गहलोत साहब भी बोलते हैं, साहब हमारा क्राइम रेट इसलिए ज़्यादा है राजस्थान में क्योंकि हम तुरंत एफआईआर कर देते हैं, ऐसा वो कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो भरतपुर जिला है वहाँ पर कम से कम 15% केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट में जाने के बाद उन एफआईआर हुई है। आप तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, जो करौली की हिंडन की जो लड़की थी जो शाम को गायब हुई, अगवा हुई और अगले दिन सुबह दुष्कर्म हुआ उसके साथ, उसको गोली मारी गई, उससे नहीं मरी तो उसके मुंह पर तेजाब फेंका गया, उससे भी नहीं मरी, 21 साल की लड़की थी तो फिर उसको कुएं में डाला गया, तब जाकर वो मरी। तो उसके तो शाम को ही परिवार वाले चले गए थे पुलिस थाने में कि आप ढूंढ दीजिए, हमारी बच्ची गायब है, उसको वहां से भगा दिया गया। तो एफआईआर अगर 10 हो रही होती तो बच्ची की जान बच जाती। और ऐसे अनेकों केसेस हैं। देखिए राजस्थान के अंदर दीपक जी, इन्होंने केवल और केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति करी है, यानी सेल्फ सर्वाइवल का इशू बन गया था इनका। कुछ किस्सा कुर्सी का बन गया था कि कुर्सी को पकड़ के रखना है, और उस कुर्सी को पकड़ने के चक्कर में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तहस नहस हो गई, वहां की कानून व्यवस्था तहस नहस हो गई, भ्रष्टाचार चरम पर है और बेरोजगारी, अपराध। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसीलिए हुआ क्योंकि जनता को छोड़ दिया उन्होंने पूरा, और केवल कुर्सी बचा के रखने के लिए जो पूरी जद्दोजहद। आपका वक्त पूरा हो राज्यवर्धन जी, मैं सीधे आता हूं। स्वर्णिम जी, जितना हमने देखा 5 साल में 4 साल तो सचिन पायलट जी रहेंगे या जाएंगे, उनको हटाएंगे नहीं हटाएंगे, सचिन पायलट जी सरकार हटा देंगे नहीं हटा देंगे, ये तो चलता रहा ना। तो अगर राज्यवर्धन राठौर जी आरोप लगा रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की पार्टी और अशोक गहलोत जी सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे 5 साल, तो क्या गलत है? देखिए 4.5 साल जो अभी पूरे हो चुके हैं, इसमें कुर्सी नहीं बचाते रहे। हमने 3.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां, ये हमने दी है। कभी किसी प्रदेश ने इतनी नौकरियां नहीं दी, सरकारी नौकरी मिली है प्रदेश के युवाओं को। ये प्रदेश के युवा हैं, पिछले 3 साल से हमारी स्कीम चल रही है जिसमें आज 700 लोग विदेश पढ़ने गए जिनको 50 लाख रुपए की फीस हम दे रहे हैं। इस पिछले 5 साल में 30,000 प्रति साल युवाओं को हम जो है हायर स्टडीज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए 30,000 रुपए तक का, 1.5 लाख रुपए तक का हम जो है वजीफा देते हैं। ये हमारी सरकार दे रही है पिछले 4.5 साल से। और अगर आपको ध्यान हो तो, अगर भूल गए हो तो, आप जो कोविड मैनेजमेंट हुआ था, प्रधानमंत्री जी को भी तारीफ करनी पड़ी थी और पूरे देश ने हमारे मॉडल को उठाया। और ये हमारी ही सरकार है जिसने ओपीएस लागू किए हुए आज 2 साल हो गए। तो ये कहना जो कुर्सी पे नजर गड़ाए हुए हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आंदोलन के और बिना किसी योजना के सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, वो लोग इस तरह का आरोप लगा सकते हैं कि कुर्सी बचाने में लग रहे। अरे कुर्सी बचाना सरकार ने नहीं दी थी, ये केंद्र सरकार ने कुर्सी, ये जनता ने दी थी, जनता के वोट से कुर्सी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जब सरकार बनी है तो हमने हमारे जो वादे किए थे पिछले चुनावों में वो 94% हमने पूरे किए, और सदन में रखा हमने ये वादे जो पूरे किए विधानसभा में, और इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाए। लेकिन झूठे आरोप लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन विधानसभा में कोई नहीं बोल पाए क्योंकि वहां पे गलत बोलने की अनुमति नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह, मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी के कभी बता पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं मिली प्रतिवर्ष? राजस्थान को जो ईआरसीपी का वादा किया था, राष्ट्रीय परियोजना बना करके 13 जिलों की प्यास बुझाने का, इसी तरह से पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने किया था, वोट प्राप्त किए, लेकिन वो 13 जिलों की प्यास बुझाने वाली ये योजना क्यों भूल गए प्रधानमंत्री जी? 2 लाख हेक्टेयर भूमि जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता, अर्थव्यवस्था बढ़ती, क्यों नहीं किया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, क्यों नहीं किया भाई? आपने ये जो 13 जिलों के पेयजल वाली वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुझे याद है पिछले चुनाव में हुआ था, वो आपने क्यों नहीं पूरा किया? और मुझे ये भी बताइए, आपको तो कमी नजर आएगी चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पर बाद में आऊंगा, लेकिन राज्यवर्धन राठौर जी 10 में से कितने नंबर देंगे 4.5 के लिए अशोक गहलोत जी को? आप 4.5 पौने 5 साल के लिए? नहीं, 0, 00। अब मेरी बात सुनिए दीपक जी, देखिए ये जो अभी इन्होंने बात करी कि ये इतने सारे हम बच्चों को 30,000 रुपए दे रहे हैं, अगर रिकॉर्ड पेपर लीक कहीं पर हुए तो वो राजस्थान के अंदर हुए, और 10-10 लाख स्टूडेंट्स एक रीट की भर्ती के अंदर आए, और एक नहीं 18 बार पेपर लीक हुए, और ये पेपर की एक पूरी इंडस्ट्री बन गई, पैसे दो और पेपर लो।
और ये जो बात कर रहे हैं ना विदेश भेजने की, ये थोड़ा सा रिसर्च कर लें। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये वाला पॉइंट यहां बोल रहे हैं, किस आमदनी वाले ग्रुप के बच्चे वहां विदेश भेजे जा रहे हैं, ये भी चेक कर लीजिए। वैसे मुझे कोई, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। अच्छा, जो ये जो भ्रष्टाचार जो हुआ है पूरा का पूरा, जो किस्सा कुर्सी का चल रहा है, जिसके अंदर इनके खुद के विधायक ने, इनके खुद के मंत्री ने सदन में खड़े होकर बोला कि खुद के गरेबान में झांकिए, मणिपुर की तरफ क्या देख रहे हैं। उनको चुप ही नहीं करा गया, उनका मंत्रालय भी चला गया और उनको कांग्रेस से भी बाहर निकाल दिया। इनके खुद ही के मंत्री आरोप लगाते हैं कि खनन माफिया का सरगना तो मंत्री है आपका। इनके सारे विधायकों को खुली छूट दे रखी है कि कुर्सी बचा के रखना है और उसके बाद पूरा जो करना है कर लीजिए। अब मैं आता हूं पानी जल जीवन मिशन, 29,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए हैं केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, लेकिन अभी तक मात्र 7,000 करोड़ ही रुपए खर्च हुए हैं। उसके अंदर भी घोटाले हो गए हैं, ईडी पहुंच गई है अब ढूंढने के लिए। यानी 5 साल आपने लगा दिया और घर घर तक नल से पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए, जबकि 29,000 करोड़ रुपए आपको दे दिए। और अब बात करते हैं कि हमें नहीं 90,000 करोड़ रुपए चाहिए हमारे को वो ERCP का। सो ये है इनकी असलियत। मैं तो एक एक पॉइंट के ऊपर आपको विस्तार से बता सकता हूं, आप मुझे समय दीजिए बोलने का। आपकी वो पीछे कुछ घंटी सी बज रही थी, जी घंटी मैंने इसलिए लगाई, होता क्या है फिर अनएंडिंग बात चलती जाती है। आपको जो सवाल पूछना है, ठीक है, मैं स्वर्णिम जी के पास आपका ले जाता हूं। स्वर्णिम जी, जो ये प्रवक्ता पूछ रहे हैं मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राज्यवर्धन जी, मैं जानता हूं आपको, आप खुले दिल से बोलने वाले इंसान है, वैसा ही स्वर्णिम भाई भी कर रहे हैं। स्वर्णिम भाई, मुझे आप बड़ा सीधा सवाल दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप, इस पर क्या करेंगे? ये तो बड़ा मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार के आरोप अशोक गहलोत पर लगे, पार्टी को न संभाल पाने की, सचिन पायलट की नाराजगी के लगे, और उससे ऊपर सचिन पायलट कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हमारे इंडस्ट्री है, बाद में राहुल गांधी जी को समझौता कराना पड़ा। तो अगर पेपर लीक का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, कोई गलत नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा तो राष्ट्रव्यापी 28 बार पेपर लीक हुआ गुजरात में, गृह प्रदेश है प्रधानमंत्री जी का, 28 पेपर लीक हुए हैं, 17 पेपर लीक हुए हरियाणा में और परीक्षा भी नहीं हुई दोबारा। राजस्थान में अगर पेपर लीक हुआ तो उसी परीक्षा को करा करके हमने भर्ती भी कर दी। अब तक तो जो अभ्यर्थी का जो पेपर नहीं दे पाए थे पेपर लीक के कारण या कैंसिल हुआ, वो तो दोबारा हो चुके और भर्तियां भी हो चुकी हैं। लेकिन हरियाणा में और गुजरात में जो इतने पेपर लीक हुए, तो कितने पेपर लीक करने वालों को प्रधानमंत्री जी पाताल से ढूंढ कर लाए, ये बताएं। एक गृह मंत्री जी का मेरे को बयान अमित शाह साहब का बहुत अच्छी तरह से याद है, जिन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय परेशानी है पेपर लीक होना, इस पर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। वो राष्ट्रीय नीति केंद्र सरकार ने तो नहीं बनाई, लेकिन राजस्थान सरकार ने आजीवन कारावास की सजा देने का यहां पे अधिनियम पारित कर दिया। तो ये तो हमने कर दिया, लोगों को राहत भी दी, पेपर भी दोबारा कराए। बाकी जगह पे क्या हुआ? दूसरी चीज, जल जीवन मिशन की बात करते हैं। अरे यूपीए सरकार थी तब तो हम स्टेट्स को, आज जल जीवन मिशन में अगर पैसा दे रहे हैं तो आधा पैसा राजस्थान सरकार भी खर्च करती है साहब। और राजस्थान सरकार के लिए अगर कोई सौगात हमारे सांसद महोदय या 25 के 25 सांसद लाते, कोई योजना लाते तो बहुत अच्छा होता। ERCP बड़ा मुद्दा है, 41% आबादी की प्यास बुझाने का मुद्दा है। जो वादा हुआ था वो वादा पूर्ण नहीं हुआ। दूसरे आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो भ्रष्टाचार में सर्वाधिक कार्रवाई करने वाला स्टेट राजस्थान है, सबसे अधिक हमने पकड़े। हाँ, हम किसी कलेक्टर को पकड़ लेते हैं, किसी SP को पकड़ के जेल के सीखों के पीछे भेजते हैं, तो बीजेपी वाले कहते हैं देखो भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे आरोप बीजेपी ने नहीं लगाए, किसी भ्रष्टाचारी को बीजेपी ने नहीं पकड़ा हमने, हमारी सरकार ने, क्योंकि कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए, इसलिए भ्रष्टाचार रोका। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल जी ने केंद्रीय मंत्री जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसका जवाब देना चाहिए। और हमारी सरकार की तारीफ जो बीजेपी की सबसे वरिष्ठ महिला नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो कर रही हैं। बताइए राज्यवर्धन जी, क्या जवाब है कि बीजेपी के ही नेता अपने मंत्रियों पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? जी, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, जो ये बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे लोगों को नौकरी लगवाया, एक बहुत बड़ा इन्होंने ऐलान करा था अशोक गहलोत जी ने कि हम इतने लोगों को नौकरी दे देंगे। संविदा पे नौकरी दी जा रही है सरकार की, कॉन्ट्रैक्चुअल 300 रुपए प्रतिदिन, उसकी वजह से हड़ताल हो रही है वहां पर। और अभी आज के ही अखबार के अंदर है कि जितनी घोषणा करी थी उसमें से भी 25,000 तो छूट ही गए, क्योंकि अभी आचार संहिता लग रही है। और वो जैसे कांग्रेस की आदत है कि बोल रहे हैं साहब 25 फरवरी को आपकी भर्ती होगी, 25 फरवरी 2024 जब दूसरी सरकार होगी,
तो संविदा पे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार का हम तो लोगों को पकड़ रहे हैं। आरपीएससी रिक्रूटमेंट का जो बोर्ड है उसके अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ था, 18 लाख रुपए लेता हुआ वो पकड़ा गया। 5 लोग आरपीएससी के अंदर पकड़े गए हैं, जो राजस्थान का रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और वो पांचों की 5 पॉलिटिकल नियुक्ति थी। कौन करता है पॉलिटिकल नियुक्ति? अशोक गहलोत करते हैं। पेपर लीक करने वाला कौन सा था? एक वो एनजीओ जो गांधी परिवार से जुड़ी हुई है, उसका अध्यक्ष कौन है उस एनजीओ का? अशोक गहलोत जी। अब ये बात कर रहे हैं कि इनके कांग्रेस के मंत्री, अनेकों विधायक इन्हीं के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये तो लगातार चिट्ठियां आती रहती है इन सब के सरकार के खिलाफ में, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो पेपर लीक वाला हो, हर तरह से इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और जहां तक बात रही कैलाश मेघवाल जी की, अरे 5 साल चुप रहे अभी तक, अब जब सरकार चुनाव हो रहा है तब उन्होंने बात करी। और कब की बात करी? अरे 2-3 दशक पहले की बात करी। तो आप जान रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। अभी जो रिसेंट जितने भी आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर लग रहे हैं, कांग्रेस वाले ही लगा रहे हैं, उसमें तो विपक्ष की जरूरत भी नहीं है। और आरपीएससी वगैरह ये सब मैंने आपको गिना दिए कि इतने सारे भ्रष्ट इनके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। प्यादे पकड़ रहे हैं, और वो प्यादे को जब पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं वो, अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। तो अब ईडी जब जा रही है तो हमने घोषणा कर दी कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे इन पेपर लीक वालों को। ठीक है, पेपर लीक इंडस्ट्री। सीधे अनुराग भदौरिया जी के साथ पास चलता हूं, क्योंकि वो भी इंडिया के हैं। समाजवादी पार्टी से इंडिया के प्रवक्ता कब बनेंगे डॉक्टर साहब? ये प्रमोशन कब होगा आपका? मैं तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि अनुराग भदौरिया प्रवक्ता INDIA में बोलूं। देखो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई, लगता है मैंने आपके दिल की बात पूछ ली। देखिए मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आई, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। मुझे तो याद है 2014 में जब चुनाव हो रहा था तब तो बात ये की जा रही थी कि हम जब आएंगे, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो संपूर्ण देश में महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, यहाँ पे किसानों की इनकम दोगुनी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे अब देखो राजस्थान में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो वहाँ मेरी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पे हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, तो आप बिहार में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, तो फिर अलग अलग राज्यों को कैसे बांटने लगे? तब आपके भाषण ऐसे होने चाहिए, हम जब आएंगे तब तो कुछ करेंगे, लेकिन हम जब विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे तब हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर पाएंगे, उसके पहले हम कम नहीं कर पाएंगे। ये आपको बोलना चाहिए था ना। आप जीएसटी में लेके आ जाते आप। किसने आपको बोला था कि आप यहाँ पेट्रोल डीजल जीएसटी मत लेके आइए? किसने बोला था कि डीजल पेट्रोल जब 60 रुपए था तब आप लेके सिलेंडर और गैस के सिलेंडर और पेट्रोल के बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे थे, हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? अब तो 100 के करीब पहुंच गया। फिर कहते हैं देखिए खोज के लाएंगे, गंगानगर में इतना ज्यादा है, देखिए इतना सा ज्यादा है गंगानगर में, अरे देखिए वहां पे पश्चिम बंगाल में इतना सा है। अरे भाई कमाल के लोग हो आप लोग, 100 रुपए पार कर दिया आपने, उसमें फिर खोजते फिरते कि कहां ज्यादा पता लगाओ वहां मेरी सरकार है कि नहीं है, उससे बचना चाहते हो। मतलब समुद्र में जनता को डुबो के और उसका तिनका पकड़ाते हो, लो ये तिनका पकड़ो इससे बच जाओ। क्या तिनका पकड़ने से वो बच जाएगा वो समुद्र में डूबता हुआ आदमी? कमाल की बात करते आप। आपने पूरी महंगाई से कमर तोड़ दी लोगों की। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इतना सा है गंगानगर में, कमाल है भाई। तो पूरे देश का क्या होगा फिर? डॉक्टर साहब ये बता दीजिए ना, आजकल अखिलेश यादव जी क्या मध्य प्रदेश में भी प्रचार कर रहे हैं, वहां भी सीटें मांग रहे हैं, तो जयपुर में आप स्वर्णिम चतुर्वेदी के साथ हैं, वहां भी सीटें मांग रहे हैं। अलवर भगरतपुर के आसपास की जो लगा हुआ इलाका है यूपी से, मांग रहे कि नहीं मांग रहे बताइए ना। देखिए क्यों नहीं भाई, सबका अपना दल है, हमारा भी अपना दल है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, हर प्रदेश में है, और जहां जहां जैसी डिमांड होती है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी लड़ती है। ये तो हर राजस्थान में लड़ेगी है। हमने तो आपको बोला हमारे वैचारिक सुनिए राजस्थान में लड़ेगी या नहीं, हाँ या नहीं में बता दीजिए ना, आपने बोल दी अपनी बात। तो लड़ेगी। अरे भाई लड़ेगी बोल तो रहा हूँ, इसका जवाब लेंगे, स्वर्णिम जी से भी जवाब लेंगे। सबका हमारा अपना। अरे पूरी बात तो, अरे प्रभु पूरी बात कर लूं, काहे भाग रहे हो आप? आधी बात आपका टाइम हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने लखनऊ आपने स्पीड भागे, हम कह रहे रुको भैया रुको, हम हमारी बात आधी है और पकड़ के भागने लगे। सुनो ना, आपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया ना अखिलेश जी ने, अरे बनाया ना, मेरी बात पूरी हो जाए। अरे मेरी बात तो सुनो, आपने बनाया ना एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा। बिल्कुल, अगर उस एक्सप्रेस वे पे आप चल रहे हैं, कार चला रहे हैं और ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हमने स्टेडियम भी
तो आप अपनी वाणी पर ब्रेक लगाना सीखिए डॉक्टर बनाइए, साहब। हमने स्टेडियम भी बनाए, हमने महिला समस्या के लिए 1090 बनाया, 100 डायल भी बनाया, रोजगार भी दिया, तो हमने पार्क भी बनाए हैं, हमने तो पूरे मेट्रो भी चलाई, हमने फिर भी लगातार 2 चुनाव हारे आप। नहीं 4 चुनाव हारे। हमने हॉस्पिटल भी बनाए 2017, 2019, 2022 हार जाए कोई चुनाव जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन विकास अलग चीज है। हम विकास की राजनीति करते हैं। ठीक बात। वाजपेयी जी आपने कहा था गंगानगर का पेट्रोल, अब डॉक्टर साहब कह रहे इतना सा पेट्रोल बढ़ा हो गया तो आपने कांड कर दिया। नहीं, हमने तो एक बात बताई थी, हमने क्राइम की बात भी की है, पेट्रोल की भी बात की है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा राजस्थान में कि गहलोत साहब के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है बड़ी जोरों से, और इनका आपसी डिस्प्यूट है, ये भी जग जाहिर है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये अनुराग जी अभी बोल रहे हैं हमने एक्सप्रेसवे बनाए और वो बनाए, एक बात का जवाब ये दे दें, क्या इन्होंने कभी 2,25,000 करोड़ रुपए देके गरीबों का घर बनवाए हैं? जवाब नहीं होगा इनके पास, ना कांग्रेस के पास जवाब होगा, ना गहलोत साहब के पास जवाब होगा। 22,000 करोड़ रुपए। अरे इनकी गाड़ी रोको, 22,000। अभी मेरे बात देना, इनकी गाड़ी रोको, अरे मेरे बात दे, अरे जवाब दे दो, नहीं गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक, अरे लगाओ ब्रेक, जवाब। वाजपेयी जी का ब्रेक भी अनुराग भदौरिया लगवाएंगे। सुन लीजिए, अरे सुनिए जवाब दे। इन्होंने शौचालय बनाया जिसमें दीवार है तो कहीं पानी, खुद का ही ब्रेक नहीं लगाएंगे, बाकियों का लगा देते हैं आप। पूरा गांव का विकास किया। अरे सुनिए ना, मैंने पूरा गांव का विकास किया। अरे सुन लिया यार, ये रोज सुनते हैं, छोड़िए पक्की थी। अरे कुछ नहीं किया आपने। समाजवादी कंबल पहन के समाजवाद की आपको नहीं आता है, माफ करना। सारी की सारे ग्राम का विकास किया था हमने, हजारों गांव का विकास किया, हजारों गांव का, एक नहीं। लोहिया ग्राम आवास के माध्यम से किया हमने, जनरेशन योजना के आवास के माध्यम से किया, जहां पे सीमेंटेड रोड बनी गांव के अंदर में। जाइए, सोलर लाइटें लगी हैं, जाइए आप वहां बाथरूम घर में बने हैं, जाइए आप किस तरह से हमने वहां पे बारात घर बनाया है, जाइए किस तरह से हमने स्कूल बनाए, जरा जाइए तो सही प्रभु। खाली परसेप्शन क्रिएट करोगे कि शौचालय बनाया जिसमें पानी नहीं है, बिना पानी के आप जवाब दें, आप जवाब देना, नहीं है तो आप जवाब सुन लो ना। हमने संपूर्ण गांव का विकास, अरे जवाब तो सुन लो ना, बार लोहिया ग्राम आवास योजना एक बोलते हैं, सुन लीजिए, याद करवा दूं आपको, हम बताते हैं, दिक्कत ना हो। हम बताते हैं, जनेश्वर मिश्र ग्राम आवास हम बताते हैं ना, आप सुनो सही बात, सुन लो आप। अरे सुनोगे नहीं, हम ये कह रहे हैं, हाँ आपने विकास किया, आपने विकास किया सफाई का। आपने सफाई में वहां जो बॉम्बे नाइट कराते थे उसके लिए पैसे खर्च करते थे। आपका विकास हमको मालूम है, आपने विकास किया रिवर फ्रंट का। प्लीज आप सुनोगे नहीं, नॉट फेयर। डॉक्टर साहब ब्रेक लगाइए ना डॉक्टर साहब। जानदार डॉक्टर साहब मुझे बहस में आगे बढ़ना है, स्वर्णिम जी से पूछना है मुझे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि समाजवादी पार्टी के लिए कितनी सीट छोड़ेंगे इंडिया के लिए वो। अरे पेट में दर्द क्यों डॉक्टर साहब रुक जाइए। सैफई तो एक मॉडल है जहां मेडिकल कॉलेज बना। ऐसे गांव आपने कोई बनाया क्या जिस गांव में मेडिकल कॉलेज हो, जिस गांव में यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जिस गांव में बच्चों को, आप सोचिए वहां से 200 किलोमीटर के दूर के लोग आके अपना इलाज कराते हो, चाहे वो मैनपुरी हो, टाबा हो, एटा हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, भिंड हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, वहां तक के लोग आके इलाज। आप नहीं चाहते गरीब का इलाज अच्छी तरह से हो पाए, पीजी हॉस्पिटल में हो पाए उनका इलाज? आप चाहते हो वो पैसा खर्च करके दिल्ली कैसे आएंगे, लखनऊ कैसे जाएंगे? क्या सैफई में जो हॉस्पिटल बना है उसमें कितने लोगों का इलाज होता है? किसी का नहीं किया, सिर्फ सैफई, पूरे प्रदेश में एक ही गांव। डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं आप? ठीक है, मैं वाजपेयी जी जवाब दें, फिर मैं बहस में आगे बढ़ूंगा। स्वर्णिम जी, फिर राज्यवर्धन सिंह जी। वाजपेयी जी एक क्विक जवाब। अब डॉक्टर साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब, अनुराग भदौरिया जी ब्रेक लगाना सीखे। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब बता रहे हैं मालिक, आप ज्ञानी है सर, आप ज्ञानी है, बैठे हैं, आपके ज्ञान पर हमें कोई संदेह नहीं। ज्ञानी नहीं है वाजपेयी जी एक क्विक जवाब। हमें भी आपके देखिए अभी आपने सैफई के विकास के बारे में बताया, अब दूसरा विकास इन्होंने किया। अरे सुन लो यार, अब दूसरा विकास इन्होंने किया, रिवर फ्रंट बनवाया। रिवर फ्रंट में एक लाइट जो 2,000 रुपए की है उसके 90,000 रुपए इन्होंने चार्ज किए। वो घोटाला अभी पेंडिंग है बकायदा, अभी उसकी चार्जशीट फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑन है और उसमें गिरफ्तारियां भी होना है। तीसरा इन्होंने विकास किया राम गोपाल साहब का और उनके बच्चे का,
उसकी भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। अरे यार ये बोलने नहीं देते, ये पेंडिंग, ये सुनना नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, सुन नहीं सकते। डॉक्टर अनुराग जी, अरे हर एंकर आपको बोलता है कि कभी तो रुक जाया करिए मालिक, कभी तो रुक जाया करिए, ये पेंडिंग है, अभी भी बोल रहे ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। अरे थोड़ा तो यार कम से कम। चलिए अब मैं जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। यहाँ ये होगा, वहां ये है, कमाल की बात करो। मैं कह रहा हूं क्या रिवर फ्रंट बना, जाके देखिए तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जरा घूम के तो देखिए, तो पेंडिंग है क्या है, किस तरह के व्यक्ति हो भाई। मैं कह रहा हूं अब स्वर्णिम जी मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज स्वर्णिम जी आगे बढ़ाइए, ये नहीं रुकेंगे भाई। स्वर्णिम जी मेरा सीधा सवाल, कितनी सीटें देंगे समाजवादी पार्टी को, बता दीजिए। इंडिया को मजबूत करना है आपको, तो आपको समाजवादी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा राजस्थान में, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। मांग रहे वो सीटें, देंगे आप इनको? देखिए जितनी सीटें मांगनी है वो एआईसीसी में मांगेंगे, एआईसीसी से तय होगा। अलायंस है, बिल्कुल है, सम्मान करते हैं अलायंस का, और सम्मान पूर्वक जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तय होगा वो उसका सम्मान होगा। और निश्चित रूप से एक बात तय है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और क्यों ना हो, जब राजस्थान में सरकार आने वाली है, जनता लालायित है, 80% लोगों के बिजली के बिल यहाँ पे शून्य आ रहे हैं। यहाँ पे लंपी बीमारी से ग्रसित गायों को अगर हमने कंपनसेशन दिया, और आगे भी अगर हमने जो है 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है, तो सब यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। हम पता है, हो सकता है लाइन अच्छा स्वर्णिम जी टाइमर हटा दीजिए, हो गया एक मिनट, मुझे राज्यवर्धन जी और स्वर्णिम जी पे ही रहना है, टाइमर हटा दीजिए। स्वर्णिम जी मेरा एक सवाल सुनिए। राहुल गांधी से हाल ही में पूछा गया, राहुल गांधी जी से, कि आप ये राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ तो हम तो पक्का जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी पक्का जीतेंगे, लेकिन राजस्थान पे उनको डाउट है। अगर राहुल गांधी जी कोई डाउट है तो अशोक गहलोत जी का डाउट स्वाभाविक है। उन्होंने भी 2 बार बोल दिया कि अब आएंगे तो क्या आप हमारी योजनाओं को खत्म तो नहीं कर देंगे। वो पूछ रहे हैं, आश्वासन चाह रहे हैं बीजेपी वाले से कि मेरी तमाम योजना आप खत्म ना करें। तो आप स्वर्णिम जी ये कह रहे हैं, राहुल जी वो कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं, किसको सही मानूं बताइए आप? कंफ्यूज हो रहा है आपका वोटर, ही कंफ्यूज हो रहा है सर। अब आप सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल वोटर कंफ्यूज नहीं है, वोटर तो राहत पा रहा है, वोटर लाभ प्राप्त कर रहा है। वोटर जो कहना, मैंने कहा ना आपको, 100 यूनिट बिजली महीने की फ्री ले रहा है, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री मिल रही है, लंपी में राहत मिल रही है, 25 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है। वोटर कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज आप ना हो, प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज हो गए। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जिस हमारी योजनाओं का, इन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाली, तो हमने ये एक जाल फेंका ये पता करने के लिए कि भाई बीजेपी क्या सोचती है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। माना कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साहब, देखिए, जो हमारी योजनाओं को जारी रखने के नाम पर वोट नहीं मिलेगा पीएम को, बीजेपी को। ये वोट तो जब हमने जन कल्याण किया तो हमें ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, कंफ्यूजन किसी को नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में टक्कर में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, और हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहे, इसलिए राजस्थान में हाँ हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को भी डाउट नहीं है। 156+ आंकड़ा लिख लीजिए, चुनाव बाद फिर हम बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना वादा नहीं निभा सकी, न किसानों की आय दुगनी कर सके, न किसानों को राहत दे सके, और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो हम जब काम कर रहे हैं तो जो डाउट क्रिएट करना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, वो डाउट भी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि हाँ, योजनाएं तो जन कल्याण की हैं, लोगों को राहत मिल रही है, ये बंद नहीं हो सकती। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, भैया हमारी इन योजनाओं के खिलाफ क्या जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे, इसीलिए लोग नहीं जुड़ रहे थे इन यात्राओं में। अब भाजपा को भी समझ में अच्छा, आप इनकी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे राज्यवर्धन जी? कन्वेंशन नहीं है जिसमें इनका दावा है कि भीड़ नहीं जुटी। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैं बताता हूं कि जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और उसके अंदर अशोक गहलोत भी बिल्कुल क्लियर है, राहुल गांधी भी बिल्कुल क्लियर है। अब जो बात आई योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो 2014 से योजनाएं दे रहे हैं, और 2014 से जो बिचौलिए होते थे, जिन बिचौलियों को ये कांग्रेस वाले पनपाते भी थे और उनको दूर करने से कतराते भी थे, वो अगर बिचौलिए ना मनमोहन जी ने दूर करे, ना इनके नरसिम्हा राव जी ने, ना इनके किसी भी कांग्रेस की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो सारे बिचौलिए दूर करे, तो आज चाहे वो मुफ्त राशन हो, वो घर तक पहुंच रहा है, चाहे एलपीजी के कनेक्शंस हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो हाईवेज बन रहे हो। राजस्थान के अंदर 5 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन हो गया, 7 का फाउंडेशन स्टोन लगा दिया गया।
और अब ये जो बात कर रहे हैं कि अब चुनाव, क्योंकि इम्तिहान सामने आ गया, तो सामने इम्तिहान आ गया तो बोला कि 2 महीने बचे हैं, क्या करें, तो भाई सिलेंडर सस्ते करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो 2014 से सिलेंडर सस्ते कर रखे हैं, पहले तो निशुल्क कनेक्शन दिए। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर 25 करोड़ परिवार हैं जिनके पास एलपीजी के सिलेंडर हैं। और ये कांग्रेस का ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनकी एक सीनियर नेता हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ था कि एलपीजी कनेक्शन कुछ गरीबों के लिए होता है क्या, ऐसे करके बिल्कुल क्लियर हुआ था। तो आज गरीबों के पास भी एलपीजी कनेक्शन है। 200 रुपए की छूट तो 2014 से थी, 200 रुपए की छूट सबके लिए दे दी प्रधानमंत्री जी ने, अभी 300 रुपए की छूट और बीपीएल परिवार को दे दी। और ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए तब हम आपको सिलेंडर 500 में देंगे। अरे रजिस्ट्रेशन तो हुआ है सबका, लेकिन आप चाहते हैं कि कांग्रेस के कैंप में आकर वो सरेंडर करें, और सरेंडर करने के लिए लोग तैयार नहीं है। आप चाहे मोबाइल फोन दे दें, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हम मोबाइल भले ही दे दीजिए लेकिन हम वोट तो मोदी जी को देंगे। तो ये जो इम्तिहान से पहले जो ये कार्रवाई हो रही है इनका, तो ये सिर्फ दिखावा है। इनके जितने पोस्टर्स लगे हैं राजस्थान के अंदर, उसमें कोई हाथ का निशान थोड़ी ना है, सिर्फ, और कोई और नेता भी नहीं है, सिर्फ अशोक गहलोत। सो अशोक गहलोत अपने आप को चमका रहे हैं उसके अंदर। सो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ प्रवक्ता आए हैं तो थोड़ी अपनी बात रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर। और अशोक गहलोत जी भी अपना टाइम पास करेंगे जब तक सरकार है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन्होंने जितना भ्रष्टाचार, इनके 3 चीजें प्रमुख, आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है राजस्थान के अंदर। और उस कारण से राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार निपटने वाली है। और सारा का सारा रिकॉर्ड इनकी लाल डायरी के अंदर है। उस लाल डायरी के लिए इन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि आप जाइए और वहां से जैसे भी करके वो लाल डायरी लेकर आइए, निकाल के ले। वो निकाल के लिया है और उसके बाद उनको वहां से बर्खास्त करा जब उन्होंने बोला मेरे पास लाल डायरी है और मैं सही समय पर निकालूंगा। 1-2 पेजेस उसमें गिनाए जिसमें गहलोत साहब के बेटे का नाम आया। तो आप जब राहत कैंप लगा रहे हैं, महंगाई हो रही है, तो सबसे पहले तो आप कीमत कम करिए पेट्रोल की, लेकिन पेट्रोल की कीमत तो चरम पर है। अभी जो दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे जीएसटी काउंसिल में कौन है? राज्य सरकार के लोग हैं। सारी की सारी राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी काउंसिल होता है, वही डिसाइड करते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट रहेगा या जीएसटी के अंदर आएगा। तो पेट्रोल के ऊपर राजस्थान ने 1 पैसा आज तक कम नहीं करा, जबकि केंद्र सरकार ने कम करा। इनके तो सचिवालय के अंदर गोल्ड मिल रहा है, वहां पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं सचिवालय की अलमारी के अंदर, और कहां, मतलब छुपाने की जगह नहीं है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी क्या जवाब देंगे? और मुझे बताइए, प्रधानमंत्री बड़े हाई पिच पे लाल डायरी उठा रहे हैं, कैसे डिफेंड करेंगे लाल डायरी को? अब चलो डायरी में भले से डायरी खाली हो, लेकिन मुद्दा तो बन गया ना। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उठा रहे हैं, बीजेपी के नेता जिस तरह से उठा रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी जिस तरह से दिखाई जा रही है। देखिए, राजस्थान में तो मुद्दा लाल डायरी नहीं, गुलाबी डायरी है। वो गुलाबी डायरी जो राजस्थान सरकार ने 10 गारंटी के रूप में जारी की, हर राजस्थानी को एक गुलाबी डायरी मिली है, जिसमें 100 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ता को, 2000 यूनिट किसान को, 40,000 रुपये तक का इंश्योरेंस एनिमल्स के लिए, जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए फ्री है। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक का इलाज। इस तरह की जो योजना है, ये गुलाबी डायरी राजस्थान में मिली है। चर्चा इसी की। हाँ, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यहाँ पे आई साहब, दीपक जी, आप तो सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं, हजारों आपने डिबेट्स और देखी भी होंगी, आप सरकार के कामकाज को भी पहचानते हैं। लेकिन मेरे को आश्चर्य यह हुआ कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनके एक मंत्री गए, इनकम टैक्स की रेड डली हुई है, एक प्रेमिसेस को उन्होंने सिक्योर किया है सैकड़ों पुलिस वालों के साथ, और उनकी कस्टडी से लाल डायरी छुड़ा करके लिया है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार की एजेंसी से एक व्यक्ति अकेला जाता है, रैम्बो बन के जाता है, सुपरमैन बन के जाता है और डायरी छुड़ा लाता है। लेकिन उससे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे यह लगती है कि केंद्र सरकार ने आज तक उनकी कस्टडी से, केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी से जो वजह सबूत जब्त कोई दस्तावेज है, छीन के लिया आया, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह इतना घोर आश्चर्य है। और आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी भी इन जो यहाँ के फीडबैक पता नहीं क्या दिया राजस्थान की भाजपा ने, वो भी ये समझ नहीं पाए। और केंद्रीय एजेंसियों की ताकत इतनी कमतर हो गई है क्या कि कोई छीन के भी ले गया और उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की। 1.5 साल पुरानी बात है, आज तक केस दर्ज नहीं किया। आपके घर से कागज का पन्ना आपकी इजाजत के बगैर कोई ले जाए तो उस पर केस दर्ज हो सकता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी दर्ज ना करे, ये इससे बड़ा हास्यास्पद मामला नहीं हो सकता। इसलिए लाल डायरी नहीं, लाल डायरी तो खुद ही एक हास्यास्पद मामला बनकर के रह गया, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिला, कोई लाल डायरी है ही नहीं।
बीजेपी मुद्दा नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ गुलाबी डायरी है, गुलाबी डायरी जो राहत कैंपों से लोगों को मिली है। 4.5 करोड़ लोग राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी की गुलाबी डायरी ले जा चुके हैं और घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी एक काल्पनिक लाल डायरी के पीछे पड़ी हुई है। आप बताइए, क्या कोई सरकारी एजेंसी से, सरकारी दफ्तर से, कस्टडी से छीन के ले जा सकता है? और ले जा सकता है और ले गया तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? गृह मंत्री जी क्यों चुप बैठे हैं? गृह मंत्रालय कहां है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां है ही नहीं क्या? ठीक है, जवाब दीजिए राजवर्धन जी, और साथ ही मेरे सवाल का दीजिए। आप सचिन पायलट को लेकर कई तरह की बातें और राजनीतिक आरोप करते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या हालत है? आप अपना सीएम का फेस नहीं दे पा रहे हैं। वसुंधरा जी चाहती है उन्हें बनाया जाए, वसुंधरा जी को पीएम साहब जो है अपने रोड शोज में नहीं ले जा रहे हैं, और कह दिया भाई चेहरा तो हमारा कमल का निशान होगा। ये आपका भी तो कंफ्यूजन है। मैं आपको दोनों चीजों का जवाब देता हूं। नहीं, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं। और सबसे पहले तो धन्यवाद, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसको स्वीकार कर लिया कि लाल डायरी है। उसको फिर निकालने की बात पर आगे कि कब निकला, तो वो एक डिबेट का इशू है कि वो वहां पर एजेंसी थी, यहां पहुंचने वाली थी, वो कब निकला। लेकिन लाल डायरी तो अस्तित्व में है। वहां पर उनको जब हटाया गया, वहां से जब निकाल के लाए तो उनको मंत्री बनाया गया, उनको बधाई दी गई, उनको कहा गया कि ऐसे शानदार रैम्बो का जो शब्द यूज करा वो मेरे ख्याल से गहलोत साहब ने करा। खैर कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। राजस्थान में किसी भी राजस्थानी से रुककर रास्ते पर रोककर पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। खैर कोई छोड़िए उस बात को। जो बिजली की जो बात कर रहे हैं, ये जो पिंक डायरी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिजली की तो 7-7, 8-8 घंटे की कटौती हो रही है राजस्थान के अंदर। और इन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि हम 100 यूनिट तक फ्री देंगे, 200 यूनिट तक हम फिक्स्ड बिल देंगे। जो बिल आ रहे हैं वो पहले जितने बिल आते थे उससे ज्यादा बड़े बिल आ रहे हैं। साधारण आम जनता से पूछ लीजिए, सारी जनता जानती है। और पेट्रोल के बिल में इन्होंने काउ सेस भी डाला हुआ था, गाय के लिए सेस डाला हुआ था। और ये जो अभी लंपी 3-4 बार इन्होंने बोल दिया, जितने करोड़ इन्होंने खर्च इकट्ठे करे हुए थे वो उन्होंने खर्च भी नहीं करे उसके अंदर। तो ये तो असलियत है। बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे तो उसको आप दे नहीं पा रहे। 15 रुपए प्रति यूनिट उनको बाजार से, मार्केट से खरीदनी पड़ रही है। आज राजस्थान के JVVNL जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके ऊपर 1,30,000 करोड़ का डेट चढ़ गया है, ऋण चढ़ गया है। 1,30,000 करोड़ का डेट कौन पे करेगा? किसकी जेब से जा रहा है? साधारण जनता की जेब से जा रहा है वो पैसा। तो ये है असलियत। अब आते हैं कि हमारा चेहरे की। अरे दीपक जी, ये चेहरे की ही तो लड़ाई थी जिस वजह से पूरा राजस्थान डुबो दिया कांग्रेस सरकार ने, कि सचिन का चेहरा होगा या गहलोत का चेहरा होगा। अरे जनता का चेहरा रख लेते तो राजस्थान पार हो जाता, सब कुछ बढ़िया हो जाता। लेकिन चेहरा इनको जनता का नहीं चाहिए, चेहरा इनको खुद का चाहिए। अब मैं बताता हूं कि चेहरा मतलब क्या होता है। चेहरा का मतलब आप उसको परिभाषित करना चाहते हो कि आप काम किस तरह से करते हो, आपका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, आप चेहरे से आप उसको डिस्क्राइब कर देते हो। अब हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जो नई युग है राजनीति का, जिसमें हम अमृत काल को लेकर आ रहे हैं, भारत का इतना विकास हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर नाम हो रहा है, बिचौलिए सब गायब हो गए, प्रधानमंत्री हमारे चेहरा है। उस चेहरे वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हम किस तरह की राजनीतिक प्रोसेस को हम राज्य के अंदर या देश के अंदर लेकर आ रहे हैं। वो बिल्कुल क्लियर है। तो अब कोई भी आएगा वो उसी सिस्टम से काम करेगा। अब मुझे बताइए कि कांग्रेस का कौन सा चेहरा है? क्या गहलोत है, क्या सचिन है, क्या राहुल है? कौन सी राजनीति है, क्या विजन है कांग्रेस का? आज तक कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। राजस्थान जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान के अंदर जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है वो सबसे नंबर 1 हो रखा है पूरे देश के अंदर। ये बोलते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आज तक किसी विक्टिम के घर पे नहीं गई है। तो ये है इनका मॉडल, राजस्थान का मॉडल। अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो रखी है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। तो हमारी तो बिल्कुल क्लियर है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा चेहरा है, उस तरह से हम काम करेंगे और राजस्थान को डबल इंजन सरकार से वापस से जो माहौल बना है उससे छुटकारा दिलाकर नौजवानों को नौकरी दिलवाना है। हमें इन्वेस्टमेंट लेकर आना है राजस्थान के अंदर। हमें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस का हो, अस्पतालों का हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का हो, कॉलेजेस का हो, उसको बेहतर करना है। इंडस्ट्रीज नहीं आ रही आज राजस्थान के अंदर,
क्योंकि इन्होंने जो माहौल बना रखा है, बताइए कौन सी इंडस्ट्री आई है राजस्थान के अंदर? कोई नहीं। जबकि आप यहां से दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो आपका कार्गो जाता है उसके ऊपर पूरा का पूरा राजस्थान है। आप तो वहां बहुत शानदार हर तरह से व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। जो घर घर पानी पहुंचाने का था उसको भी नहीं कर पाए, जबकि केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया। इन्होंने बोला कि राज्य सरकार उसमें पैसा डालती है। कहां डाला गुरु? 29,000 करोड़ तो केंद्र सरकार ने दिए, 7,000 करोड़ ही खर्च हुए अभी तक। उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हो गया। डाले नहीं राज्य सरकार ने पैसे। अब मेरे पास ये है राज्य सरकार का पूरा मॉडल। सिर्फ एक कमेंट के लिए मौका है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो मैं चाहता हूं 1 मिनट का टाइमर चल जाए, 10 सेकंड ऊपर नीचे हो जाएगा। स्वर्णिम जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। चेयर अशोक गहलोत होंगे, अगर सीएम बन गए सचिन पायलट का नंबर तो नहीं लग जाएगा? अगर सीएम जीत जाते हैं तो चेयर अशोक गहलोत ही होंगे, अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री का? देखिए, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीत रही है और अपने हमेशा की तरह पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा जो है, जब विधायक बैठेंगे विधायक दल तय करेगा हमारा कौन आगे जाके मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एक चीज तय है, यहाँ पे चेहरा है जो जन कल्याणकारी योजना है। मुद्दा एक है, एक महंगाई देने वाली केंद्र सरकार, बेरोजगारी देने वाली केंद्र सरकार, और दूसरा एक राहत देने वाली राजस्थान की सरकार जो मिनिमम इनकम गारंटी दे रही है। आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जीडीपी में 11.04% के साथ एक जो हमारी ग्रोथ रेट है, हिंदुस्तान में नंबर 2 है स्टेट में हम, और नॉर्दर्न इंडिया में नंबर 1 है कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट। और केंद्र सरकार की भी जीडीपी ग्रोथ रेट 11.4% नहीं है जो हमारी है। 10 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है, और आप देख लीजिए अलवर और भिवाड़ी का जो पूरा जो हब है वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, सब देख सकते हैं। ठीक है, बस यही रुकना होगा। स्वर्णिम जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। राज्यवर्धन राठौर जी। स्वर्णिम जी, यही रुक जाइए प्लीज। जी धन्यवाद। सबसे पहले हाँ, मैं आपको कह रहा था, ये जो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ये गहलोत परिवार और गांधी परिवार या कुछ अपने कांग्रेस के परिवारों की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो बेरोजगारी है वो बीजेपी सरकार जो 2018 से पहले थी तब थी 3%, आज है 32% बेरोजगारी राजस्थान के अंदर। और भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो चरम पर है, इनका खुद ही का डेटा है। तो दीपक जी ले देकर पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने 5 साल केवल और केवल अपना खुद का ध्यान रखा और जनता को पूरे किनारे कर दिया। राजस्थान की जो हालत हुई है, ऐसे जो आक्रमणकर्ता भी हैं उन्होंने भी राजस्थान का इस तरह से हालत नहीं करी जो कांग्रेस ने करी।